दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देसी तोरई के बारे में। बरसात के सीजन में देसी तोरई कब तक आपको इसकी बुआई कंप्लीट कर लेनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव इसके आपको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके। किन किन हाइब्रिड और अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, तोरई में कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है और किस तरह से आप तोरई की खेती से बरसात के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। ये तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है। और वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तोरई की खेती करने के सही समय के बारे में और कब लगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा भाव इसके आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, तोरई एक गर्मियों की फसल है और गर्मियों में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, फरवरी मार्च से लेकर, और उसके बाद में लगातार अगस्त तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। करने को आप सितंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जाके थोड़ी लंबे समय तक आपको ये उत्पादन नहीं दे पाती, क्योंकि ठंड बाद में जो है वो पड़नी शुरू हो जाती है, तो बाद में ये उत्पादन आपका थोड़ा कम रह जाता है। तो लगातार मतलब आप मई महीने को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक, मानिए अगस्त तक आप इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव लेने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि अब तक इसकी बुआई जो है वो काफ़ी कम हुई है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में और लू वगैरह चलती हैं, टेम्परेचर 40+ रहते हैं, तो उसकी बुआई काफ़ी कम की जाती है और थोड़ा मतलब रिस्क भी रहता है। तो अब जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं या बरसात के सीज़न में जो तोरई लगाई जाती है उसका अब एकदम सही सीज़न है। और अब जो किसान भाई तोरई लगाएंगे तो आपकी तोरई भी अगेती रहेगी, ना कि पछेती रहेगी, क्योंकि जून माह में इसकी बुआई काफ़ी कम या ना के बराबर होती है। हालांकि होती है लेकिन उतनी ज़्यादा बुआई नहीं होती है। तो जुलाई माह में अगर आप 15-20 जुलाई तक भी इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती रहेगी और तब भी इसके हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो आपको मिल सकते हैं। हम अब लगाने पर कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो सही समय की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं लगाने के सही तरीके की और कौन कौन सी आपको इसमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियों में दोस्तों इसमें 2-3 सावधानियां आप रख लीजिए। उसके बाद में देसी तोरई अच्छा उत्पादन बरसात के सीजन में आपको देने की क्षमता रखती है। अच्छे मंडी भाव भी इस समय लगाएगी तोरई जो है वो आपको दे जाती है। लेकिन कुछ विशेष सावधानियां अगर आप रखेंगे तभी आप बरसात के सीज़न में तोरई से अच्छा उत्पादन निकाल सकेंगे। एक तो इसमें वैरायटियों का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है, उत्पादन के लिए भी और उत्पादन की क्वालिटी के लिए भी। और दूसरा, बरसात के सीज़न में इसमें कुछ जो ब्लाइट संबंधित जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, क्योंकि बारिश वगैरह होती है लगातार और उसके बाद में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसमें ब्लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो उसमें और कोई ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो आपको फेस करनी नहीं पड़ती हैं। हालांकि साथ साथ में आपको जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए भी स्टेप लेते रहने पड़ेंगे, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा इसमें फफूंद जनित जो रोग होते हैं वो समस्याएं ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। वैरायटियों की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि वैरायटियाँ भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं इसमें अच्छे मुनाफे के लिए। क्योंकि देसी तोरई जो होती है उसका मंडी भाव डिपेंड करेगा आपकी वैरायटियों पे, उत्पादन पे तो करेगा ही, वैरायटियों पे भी करेगा। क्योंकि देसी तोरई की जो लोकल वैरायटियाँ होती हैं, जो किसान मतलब ऐसे ही मतलब लोकल वैरायटियाँ लोकल स्टोर से उठा लेते हैं और उसका उत्पादन तो डाउन रहता ही है, फल की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर रहती है और फल मतलब उतना आकर्षक भी नहीं होता है और क्वालिटी इतनी कमज़ोर रहती है। तो मार्केट में जब हम इसको लेके जाते हैं तब पता चलता है, बाकी के किसान भाइयों से इसके फल को कंपेयर करते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे फल की क्वालिटी में दम नहीं है और इस वजह से मंडी भाव आपको इसके ठीक से नहीं मिल पाते हैं। मुख्य सावधानियों में आपको क्या करना है, जैसे ही आप तोरई का प्लांटेशन या तोरई की बुआई कर देते हैं, प्लांटेशन नहीं इसकी बुआई होती है, बीजों से इसकी बुआई आपको करनी चाहिए। और बुआई के बाद में इसमें जो शुरुआती स्टेज में एक तो आपको जो हुमिक एसिड है, शुरुआत में जब आपकी फसल बुआई के अंकुरण होने के 7-8 दिन के भीतर ही आपको जो है हुमिक एसिड का एक ड्रेंचिंग या फिर फर्टिगेशन जो है वो आपको कर देना चाहिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक खुराक फंगीसाइड की, फंगीसाइड में आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं 50% वाला, वो आप दे दीजिएगा। या फिर अगर आपके प्लॉट में समस्याएं ज़्यादा है, जड़ से संबंधित बीमारियां आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं, फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में आता है, वो भी आप ले सकते हैं ड्रेंचिंग में, खुराक वही आपको रखनी है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव में अगर आप स्टेप ले रहे हैं
तो कार्बनडाजिम 50% से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। बाद में जाके समस्याएं अगर आपको ज़्यादा दिख रही हैं तब आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लाइट जो आती है वो पत्तों में आती है। पत्तों पे ब्राउन कलर के गोल धब्बे बनते हैं, जो बारिश की जो छींटे होते हैं, पानी के जो छींटे होते हैं उस टाइप के उसमें ब्राउन कलर के धब्बे बनते हैं और उसके बाद में पत्ते पीले होने लगते हैं, फसल सूखने लगती है, बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, पत्तों से तने में फैल जाती है, उसके बाद में फलों तक आ जाती है। प्रिवेंटिव में आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? प्रिवेंटिव में आप मैनकोजेब ले सकते हैं, 75% में आता है। प्रिवेंटिव में ले सकते हैं इसको और क्यूरेटिव में भी ले सकते हैं। समस्याएं अगर आपको बढ़ती दिखे तो आप टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल फंगिसाइड आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेक्स्ट्रोबिन आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परमानेंट इलाज है। जब मैनकोजेब से कंट्रोल नहीं होता है तो आप जो जोल कैटेगरी वाले फंगिसाइड हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगिसाइड ये जो मैंने आपको लास्ट में 3 बताए हैं, इनमें किसी भी साल्ट वाला कोई भी फंगिसाइड, अच्छी कंपनी का फंगिसाइड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। उसके बाद में और कोई समस्या इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। और हाँ, फंगिसाइड का जब भी आप स्प्रे करें एक इंसेक्टिसाइड आपको ज़रूर साथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी आपको साथ में देखने को मिलता है। तो इंसेक्टिसाइड आपको शुरुआती में फसल की अवस्था के अनुसार लेना है। जैसे शुरुआत में अगर पहला स्प्रे ले रहे हैं तो एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में आता है, वो आप ले सकते हैं। सेकंड स्प्रे में आप जो है उसके साथ में आप जो आपका थाइमिथॉक्सम 25% आता है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में एमिडाक्लोप्रिड 70% में आता है, वो आप ले सकते हैं। इस तरह से बदल बदल के आपको जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है वो ले सकते हैं। बाद में जाके फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है तो यहाँ पे आप आपकी बायर कंपनी की जो सोलोमोन इंसेक्टिसाइड आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ्रूट फ्लाई भी कंट्रोल हो जाती है और रस चूसने वाले कीट भी जो है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। उसी तरह से आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। शुरुआत में आप प्रिवेंटिव में ले रहे हैं तो यूपीएल का साफ ले सकते हैं, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब। उसके बाद में मैनकोजेब 75% ले सकते हैं। उसके बाद में आप जो हेक्साकोनाजोल जो फंगिसाइड आता है 5% में, वो ले लीजिएगा। उसके बाद में टेबुकोनाजोल, हेजेक्स्ट्रोबिन वगैरह है, इस तरह की फंगिसाइड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी तोरई की दोस्तों अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो ईस्ट वेस्ट की सबसे बढ़िया वैरायटी आती है। ईस्ट वेस्ट की जो LU 730 वैरायटी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ईस्ट वेस्ट की एक नागा के नाम से आती है। दोनों वैरायटियों में जो भी आपको मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक सकाटा की 8344 वैरायटी आती है, बहुत अच्छी और बहुत शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी, ये भी आप ले सकते हैं। नाउन्यू सीड की एक रतन वैरायटी आती है देसी तोरई की, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी वैरायटी है उनके बारे में बताया है। इनका उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाती है। गहरे हरे रंग का चमकदार और आकर्षक फल मिलता है, जिसके फल की लंबाई भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। देसी तोरई की लंबाई जितनी अच्छी होगी, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें लंबाई ज़्यादा मैटर करती है। जैसे हरी मिर्ची में बारीक और जो लंबी साइज वाली जो मिर्चियाँ होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पतली साइज में, और लंबाई जिनकी अच्छी हो, सीधी हो। और सीधी आपको तभी मिल पाती है, वो थोड़ा सा आपके मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मचान वगैरह आप तैयार करेंगे तो फल की क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। तो थोड़ी जो मतलब लंबी साइज़ की जो क्वालिटी है वो आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। ये सारी वैरायटी जो मैंने आपको बताई है ये सारी अच्छी वैरायटी है। कलर भी इनका काफ़ी ज़ोरदार बैठता है और उत्पादन भी, और उत्पादन की क्वालिटी ऑल ओवर मतलब बढ़िया जो वैरायटियाँ हैं, एक नंबर की जो वैरायटियाँ हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए साझा की है। बुआई से पहले 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले गोबर की खाद डालने के बाद में 2-3 ज़मीन का अच्छे तरह से कल्टीवेशन कर लें, ताकि ज़मीन अच्छे से तैयार हो जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बेड बनाते समय ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए मिट्टी में। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले 1 बैग DAP का और लगभग 30-35 kg आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। DAP नहीं मिलती है तो TSP खाद आप ले सकते हैं, और लगभग 20 kg के आसपास जो आप इसमें यूरिया खाद है वो भी आप ले सकते हैं। और एक फंगिसाइड ज़रूर ले लीजिएगा, कार्बनडाजिम 50% वाला। ये सारे खाद उर्वरक 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। DAP या TSP दोनों ही नहीं मिल रही हैं तो आप NPK खादों का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग खुराक मैंने आपको बता दी है, उसी हिसाब से NPK ग्रेड की खुराक जो है आप तय कर सकते हैं। NPK में आप 12-32-16 ले सकते हैं, और जो खुराक मैंने आपको बताई है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कितना डालना है आपको, आप ज़मीन और मिट्टी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से NPK 12-32-16 भी
काफ़ी अच्छा विकल्प है जिन किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रही है। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और 20-21 माइक्रोन की इसमें प्लास्टिक मल्च बिछा के 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करें। और उसके बाद में जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है उस तरीके से बराबर स्प्रे वगैरह आप निकालते रहेंगे। शुरुआत में प्रिवेंटिव में अगर आप स्टेप लेते रहेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको दे जाएगी। मंडप तैयार जरूर करना है। बरसात के सीज़न में बेलों को नीचे नहीं रखना है, वरना बीमारियां भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, उत्पादन कम भी मिलता है और उत्पादन की क्वालिटी भी कमज़ोर रहती है। इसलिए मंडप तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में तोरई अब लगाने पर अच्छे खासे मंडी भाव आपको देके जा सकती है। अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप तभी निकाल पाएंगे जब मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, फसल को हेल्दी और स्वस्थ रखेंगे तो अच्छा उत्पादन देने की क्षमता देसी तोरई रखती है। देसी जो धारियों वाली तोरई आती है उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट डिमांड जो प्लेन चिकनी तोरई आती है उसके मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है और भाव भी इसके 2-5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।